नमस्कार मित्रों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो अब हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 में राज शब्द की परिभाषा दिया गया है। किसकी? राज शब्द की परिभाषा दिया गया है। राज शब्द की परिभाषा दिया गया है आर्टिकल 12 में। राज के अंतर्गत कौन आएंगे? केंद्र सरकार, संसद। संसद में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के जो भी सदस्य हैं सभी के सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश जो भी हैं वो सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। वहीं अगर राज्यों में आप देखेंगे तो राज्यपाल हो गए, सीएम हो गए या विधानमंडल के जो अन्य सदस्य हैं वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। स्थानीय प्राधिकारी जैसे ग्राम पंचायत, शहरों में नगर निगम, जिला बोर्ड, ये सभी के सभी किसमें आ जाएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो भी विश्वविद्यालय हैं, जो सरकारी कॉलेज हैं, जो स्कूल है गवर्नमेंट, वो सभी के सभी आ जाएंगे राज्य के अंतर्गत। इसके अलावा मित्रों जो भी सरकारी संस्था है, जो भी सरकारी कंपनियां हैं, नगर कंपनियां हैं, वो भी सब राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब एक गवर्नमेंट टीचर से ले आप एसआई हो गए हैं, यूपीएसआई हो गए हैं, आप राज्य के अंतर्गत। आप दरोगा हो गए हैं, राज्य के अंतर्गत आएंगे। आप डीएम एसडीएम बन गए हैं, राज्य के अंतर्गत आएंगे। मतलब जो भी सरकारी गवर्नमेंट में अगर नौकरी पाया है व्यक्ति, वो सभी के सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो आपको राज्य की परिभाषा में स्पष्ट हो गया होगा आज कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अब अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें, अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि सरकार अगर कोई कानून बनाती है, सरकार यदि कोई ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, मतलब मूल अधिकार के असंगत है या मूल अधिकार को छोटा करती है, कम करती है, तो ऐसी कानून या विधि को न्यायपालिका न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से उसे विधि शून्य घोषित कर देगा, उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा, रद्द कर देगा। इस यही शक्ति का आर्टिकल 13 जो न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है न्यायपालिका को, आर्टिकल 13 में दी गई है। आर्टिकल 13 में ही नहीं दी गई है, आप आगे भी पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ाने लगेंगे तो जगह जगह जैसे जैसे आती जाएंगे वहाँ जहाँ जहाँ वहाँ मैं बताता जाऊंगा कि कहाँ कहाँ न्यायपालिका को न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। तो आर्टिकल 13 में यही कहा गया है मित्रों, आर्टिकल 13 में यही कहा गया है कि सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है, विधि बनाती है, नियम विनियम बनाती है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है या संगत होती है, उस ऐसे विधि या कानून को न्यायपालिका उसे विधि शून्य घोषित कर देगी, उसे रद्द घोषित कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी। और इसी शक्ति, न्यायपालिका की इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। आर्टिकल 13 में कहा गया है। अब अगर आर्टिकल 13 को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसे 4 खंडों में विभाजित किया गया है। आर्टिकल 13 को 4 खंडों में बांटा गया है मित्रों। कितने खंडों में? 4 खंडों में बांटा गया है। ऐसे आर्टिकल 13 सब क्लास 1, आर्टिकल 13 सब क्लास 2, आर्टिकल 13 सब क्लास 3, आर्टिकल 13 सब क्लास 4। तो इस तरह से आर्टिकल 13 को 4 खंडों में बांटा गया। तो आर्टिकल 13(1) में क्या कहा गया है? आर्टिकल 13(1) में यही कहा गया है मित्रों कि जब संविधान लागू हुआ, कब? 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से जब लागू हुआ, उस समय उससे पहले जो विधि बनाई गई थी, आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भारत का संविधान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, उसी के माध्यम से भारत सरकार चल रही थी। तो जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है, उस समय कोई ऐसी विधि जो पूर्ण संविधान लागू होने के पूर्व कि कोई भी ऐसी विधि जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, मूल अधिकार को सीमित करती है या असंगत है या उसे छीनने की कोशिश करती है, तो ये आर्टिकल 13 उसे विधि शून्य घोषित कर देगी, उसे रद्द कर दे, उस कानून को रद्द कर देगी, असंवैधानिक कर देती है। ये आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में क्या कहा गया कि जब संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, उसके बाद से अब तक अगर भारत सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है, कोई ऐसा नियम अध्यादेश लाती है जिससे कि भारतीय संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, असंगत होता है, छीनने का वो कानून प्रयास करता है,
तो ऐसे कानून को न्यायपालिका विधि शून्य घोषित कर देगी, रद्द कर देगी, और इसी शक्ति को न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। तो नहीं, मतलब जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होता है, इससे पहले का जो विधि और कानून है, इससे पहले का जो विधि या कानून है, अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करती है या छीनती है तो उसे आर्टिकल 13(1) के तहत विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और संविधान लागू होने के बाद अगर कोई सरकार ऐसा कानून लाती है जिससे कि मूल अधिकार को छीनती है या कम करती है, तो आर्टिकल 13(2) के तहत उस कानून, उस अधिकार को, उस कानून को रद्द कर देगी। कौन? न्यायपालिका। तो ये आर्टिकल 13(1) और 13(2) आपका क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 13(3) की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। किस शब्द को? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। इसीलिए कहा, मोटा मोटा यही कहा जाता है कि आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा दी गई है, जबकि आर्टिकल 13 के अंतर्गत सब क्लास 3 में विधि शब्द को स्पष्ट किया गया है, परिभाषित किया गया है। मतलब विधि क्या है? अध्यादेश, आदेश, जो नियम, विनियम, कानून, ये सब विधि के अंतर्गत आते हैं। ये बात कहाँ बताई गई है? आर्टिकल 13(3) में बताया गया है। और आर्टिकल 13(4) ये सबसे पहले तो मूल संविधान में था ही नहीं। इसमें 24वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। उस संशोधन के तहत आर्टिकल क्लास 4 जोड़ा जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 24वें संविधान संशोधन 1971 का। अब इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें मित्रों कहा यही गया है कि भारत सरकार या संसद कोई भी कानून अगर संविधान आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन करके बनाती है तो उस कानून को विधि के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। मतलब अगर सरकार या संसद कोई कानून संविधान संशोधन करती है आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 में संविधान का संशोधन दिया गया है ना, कौन करती है? संसद करती है। तो अगर वो संसद संशोधन करती है संविधान का तो इसे विधि नहीं माना जाएगा। क्या? विधि नहीं माना जाएगा। ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 13(4) में।